मुंबई के 24 कैरेट के सनातनी हिंदुओं, आप सब जानते हैं मंच पे पहुंचने के बाद मैं किसी को माफ नहीं करता, और जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूं, न कभी जीवन में मिला, न मिलने की कोई ख्वाहिश, अगर उन्होंने कोई भी काम ऐसा किया हो जो सनातन हिंदू को मजबूत करता है, उसको खुल के उसका समर्थन करता हूं। मेरे लिए पहली ऐसी महाराष्ट्र में सभा है जहां मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता था। संभाजी महाराज भिड़े गुरु जी की तरफ से आदेश हुआ कि आपको मुंबई में कल्याण में जाना है। मैं उनके आदेश का पालन करने आया हूं। महाराष्ट्र के और खासतौर से मुंबई के हर एक उस नागरिक को, उस नेता को महाराष्ट्र के और मुंबई के लोगों ने दिखाया है। एक ऐसा भी दौर था जब हर पार्टी, हर संगठन आपको ज्यादा से ज्यादा यह प्रचारित करने की ख्वाहिश रखता था, चिंता करता था कि उसके बारे में सनातन संस्कृति के दुश्मन, भारत राष्ट्र के दुश्मन, हमारी परंपरा और आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाले लोगों को कैसे खुश किया जाए। भारतीय राजनीति में यह होड़ लगी हुई थी पिछले 70 सालों से। कैसे हम उन लोगों को खुश करें जिन्होंने हमें, हमारी सभ्यता को रौंदा है। लेकिन आपने एक नई मिसाल पैदा की है। शिव फाउंडेशन के लोगों को, आयोजकों को इतनी बड़ी सभा आयोजन करने के लिए मुबारकबाद देता हूं, और यह बात आपसे इसलिए कहता हूं ताकि मुझे लगता है कि जो लोग तारीफ और आपकी निंदा पीठ पीछे करते हैं वो मनुष्य नहीं होते, वो दलाल होते हैं। अगर आपके अंदर किसी से कुछ नहीं लेने का स्वार्थ है, अगर आप इस चिंता में परेशान नहीं है कि कोई नाराज हो जाएगा, कोई दुखी हो, कि जो अफजल खान के समर्थक हैं, आपने तय कर दिया कि शिवाजी महाराज को अगर नहीं पढ़ाया गया होता, और जिस तरीके से हमारे इतिहासकारों ने शिवाजी के बारे में लिखा है, आज भी बड़े से बड़े कंपटीशन में वही किताब पढ़ाई जाती है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बड़े अशब्द किए गए हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक इस्लामिक जिहादी अफजल खान के साथ वो सलूक किया जो करना चाहिए था। अगर ये कहानी रोज हिंदुस्तान के बच्चों की किताबों में पढ़ाई जाती तो मेरा दावा है कि इस देश में अफजल गुरु पैदा नहीं होता। लेकिन चाटुकार नेता, दलाल व्यवस्था ने 70 साल में शिवाजी के वंशजों को एक नया पाठ पढ़ाया। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई के लोगों को जो मुझे मुबारकबाद देनी है, इसलिए कि आप किसी पार्टी का नाम, संगठन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज से रख लें। आपके लोगों ने यकीन किया कि आप सच में छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। आपने भरपूर समर्थन दिया। लेकिन यह इस महाराष्ट्र में ही हुआ। सत्ता आदमी को कितना बड़ा दलाल बना देती है। उसने अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से एक किसी जिहादी और आतंकी ग्रुप से उनका संबंध हो सकता है, लेकिन कैसे वो एक बाला साहब ठाकरे साहब की शिवसेना में घुसे और अपना एजेंडा चलाया, और उस एजेंडे के तहत भारतीय पत्रकारिता में जिस शख्स ने राष्ट्रवाद को स्थापित किया उसे जेल कर दी गई, और यह भी कहा गया कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना दबाव बनाएंगे कि यह आत्महत्या कर लेगा। लेकिन दिल्ली में इसलिए आपने कोई सत्ता का प्रवर्तन किया है, यह प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है, लेकिन पूरे देश को यह मजबूर कर दिया है गेरुआ पट्टा डाल करके
मंचों पे बैठने से हिंदुत्व पैदा नहीं होता। हिंदुत्व के लिए स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है, और आप लोगों ने यहां बड़े बड़े लोगों को जमीन दिखा दी है, इसलिए आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। वर्तमान में या जाते जाते उनको यह समझ में आ गया कि सत्ता की सांठगांठ आम जनता और हिंदुत्व का फायदा नहीं पहुंचाती, तो सत्ता से बेदखल हो जाते हैं। उन्होंने जाते जाते, मैंने सुना है, एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में कहा गया एक इस्लामिक आतंकी जिहादी औरंगजेब, जिसने बनारस में बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर को खंडित किया, उसी औरंगजेब के नाम से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कर दिया उसी का गुणगान हो रहा है, बाकी का गुणगान नहीं होता। इसलिए ये मान के चलिए कि जो मौका आपको मिला है वो 1000 साल का नहीं मिला है, हर दिन आपका आखिरी दिन होगा। इसलिए बहुत सारे काम करने हैं, और महाराष्ट्र वालों को तो खास तौर से मुझे कहना है कि आपको सिर्फ औरंगजेब का नाम बदल के संभाजी महाराज नहीं करना है, उसके अलावा इस देश में एक आतंकी जिसने मुंबई के बम धमाकों को अंजाम दिया, आज अगर महाराष्ट्र में भारत में उसकी मजार बन रही है, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। कभी इस देश में अबुल कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उनके जनाजे में 500 मुसलमान नहीं थे, लेकिन याकूब मेनन के जनाजे में 5 लाख उस मानसिकता के लोग थे। यह दर्शाता है कि देश कहां जा रहा है। इसलिए हम दिल्ली में जो भी काम करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि हमको ये तय नहीं पता कि हमको कब जाना है, और ये तय है कि हम सबको जाना है। ये मकान, ये गाड़ियां, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, इन्होंने कभी राष्ट्र नहीं बचाया। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा, संकट आया तो ये तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखता हूं महाराष्ट्र में, ये फला नेता की है, ये फला नेता की है, ये फार्म हाउस कर्जत में, ये उसका है, उसका है, ये सब धरे रह जाते हैं, कोई बचाता नहीं है, बड़े बड़े लोग छोड़ के भाग गए। इसलिए हम दिल्ली में पिछले 10-12 साल से एक नैरेटिव को बदलने में हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और उससे हमारा कोई दूर दूर तक कोई स्वार्थ ही नहीं है। इसलिए जब समाज अपने एजेंडे को बदलता है तो सत्ताओं को समझ में आ जाता है। जिस इंडिया गेट के ऊपर इस तथाकथित आजाद भारत में 1968 तक ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में स्थापित करने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति 1968 तक लगी हुई थी इंडिया गेट पर, तो आप सोच सकते हैं कि हमें कैसी आजादी मिली, और उस आजादी के बाद कौन लोग सत्ता में थे जिनकी मूर्ति इंडिया गेट पर लगी थी। 1968 में वो हटी, और इस बीच में बड़ी कोशिश हुई, क्योंकि आजकल महात्मा गांधी के अलावा बहुत सारे गांधी हैं। बहुतों ने कोशिश की नाना की लग जाए, दादी की लग जाए, लगी नहीं। तब एक मुहिम हम लोगों ने चलाई दिल्ली में, और तथ्यों पे चलाई, क्योंकि किसी झूठ को 1000 बार बोला जाए तो सनातनी हिंदू समाज उसे सच समझने लगता है। कहां लिखा है, किस किताब में लिखा है? जो लोग यहां राज कर रहे थे उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं है, लेकिन झूठ इतना आपकी नसों में डाल दिया गया है कि आप जब सच सुनते हैं तो आपको ताज्जुब होता है। कुछ कुछ बातों के लिए कोई बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। 1946 की 5 बड़ी घटनाएं हैं, अगर उन 5 घटनाओं को आप पढ़ लें, सिर्फ एक एक लाइन में बताना चाहता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि 1947 में क्या हुआ। इन घटनाओं को कभी नहीं बताया गया, यह चर्चा में कभी नहीं आई।